नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब 12वीं 5वें चरण के चुनाव की है, जहां पर अवध और पूर्वांचल के में चुनाव है। यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं। 5वें चरण के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जहां पर 692 उम्मीदवार जो हैं वो अपनी किस्मत इस बार आजमा रहे हैं। 61 सीटों पर सबसे ज्यादा अगर वोटिंग की बात करें तो इस चरण में भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होने के आसार हैं। बीजेपी के लिए अपने दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती है, तो सपा, बसपा और कांग्रेस सत्ता की वापसी का दारोमदार इसी चरण में टिका है। सूबे के बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी के सामने पिछली बार की तरह नतीजे दोहराना आसान नहीं दिख रहा, तो सपा गठबंधन के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अमेठी रायबरेली में है। अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस हर हाल में अमेठी में वापसी करना चाहती है। बसपा भी इसी चरण में चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बसपा भी बेताब है। यूपी के 5वें चरण में अयोध्या के साथ साथ गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी जिले की सीटों पर सियासी दलों की परीक्षा होनी है, तो रायबरेली जिले की भी एक सीट इसी चरण में है। सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, श्रावस्ती जैसे अवध के जिले हैं, तो पूर्वांचल के तराई बेल्ट के तहत आने वाले बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती जैसे अहम जिले की सीटें हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी जिलों की सीटों के साथ साथ बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले की भी 2 सीटें इस बार शामिल है। 5वें चरण का ये जो चुनाव है, इसमें पूरे तरीके से साख जो बचाने की कवायद है वो इस बार तमाम पार्टियों द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि 61 सीटों पर यहाँ पर चुनाव है। चलिए, तो चर्चा की शुरुआत इसी पर कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सत्येंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ नेता सपा से मौजूद हैं। अनुराग तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बीरपाल सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले तिवारी जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी, क्योंकि समीकरण सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी 5वें चरण की आपकी नजर में। आवाज मिल पा रही है तिवारी जी आपको? जी, मैं आपसे समीकरण 5वें चरण के समझना चाहूंगी। 5वें चरण में जिस तरीके से 61 सीटों पर चुनाव है, आप किस तरीके से इन चरणों में तमाम पार्टियों का जो समीकरण है वो देख रहे हैं? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार तमाम पार्टियां जो है वो अपना गढ़ बचाने में लगी हुई है, इसी पर श्रावस्ती की धरती पर भी महात्मा बुद्ध ने मानवता को शांति का संदेश दिया था। यहाँ पर भी इसी बार चुनाव होने हैं। इसके साथ आपको बता दें कि अयोध्या में भी चुनाव इस बार होने हैं। 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल की बारी इस बार है। और यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में आप समझिए, क्योंकि 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 27 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है, जहां से उम्मीदवारों की बात करें तो 692 उम्मीदवार हैं। 5वें चरण की जिन 61 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं 5वें चरण में, उनमें से 90% सीटों पर बीजेपी और अपना दल गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ये जो 60 सीटें हैं, इसमें बीजेपी ने 51 सीटें जीती थी, जबकि सहयोगी दल अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। यानी कुल मिलाकर बीजेपी के पास यहां पर 53 सीटें हैं। वहीं सपा के खाते में महज 5 सीटें मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी और 2 सीटों पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी।
बसपा इस चरण में खाता भी नहीं खोल सकी थी। इस बार देखना होगा कि बसपा इस बार अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किस तरीके से तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनावी प्रचार को सुधार देगी। आपको बता दें कि यूपी के इस चरण में चुनाव में योगी सरकार के भी कई दिग्गज मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तिवारी जी, आपके पास में आना चाहूंगी, आवाज आपको मिल पा रही? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सत्येंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मैं आपको सुन सकता हूँ, आपकी आवाज जो है वो साउंड ठीक है, डबल है। चलिए ठीक है, इस तकनीकी खामी को दूर करते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि योगी सरकार के आधा दर्जन जो मंत्री है वो इस बार अग्नि परीक्षा उनकी 5वें चरण में है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी सीट से चुनावी मैदान में है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से प्रत्याशी हैं, तो नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर सुरक्षित सीट से और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से चुनावी मैदान में है। योगी सरकार के मंत्री रहे मुकुट बिहारी की जगह उनके बेटे इस बार चुनावी मैदान में है। इसी के साथ आपको बता दें कि 5वें चरण में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर और बहन पल्लवी पटेल सिराथू सीट से चुनावी मैदान में है। मां और बहन दोनों ही सपा गठबंधन से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। अयोध्या सीट पर सपा के दिग्गज नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे की किस्मत दांव पर लगी है, तो रामपुर खास सीट पर कांग्रेस ने आराधना मिश्रा को उतारा है, जो प्रमोद तिवारी की बेटी है और 2 बार से विधायक भी हैं। यानी कि मामला इस बार पूरे तरीके से टक्कर का है। आपको बता दें कि 5वें चरण की 61 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 3 सीट पर 2-2 जो विधायक हैं वो आमने सामने हैं। 3 सीटों पर विधायकों का मुकाबला खुद विधायक से है। फूलपुर सीट पर बीजेपी के विधायक प्रवीण सिंह पटेल हैं, तो उनके सामने बसपा से सपा में आए विधायक मुस्तबा सिद्दीकी ताल ठोक रहे हैं। तो आपको बता दें कि अयोध्या में भी इस बार विचारों की जंग है, क्योंकि मंदिर मस्जिद विवाद के उफान पर आने के बाद यहां चुनाव में जीत और हार का फैसला विवाद की पृष्ठभूमि पर ही होता रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, अब आवाज मिल पा रही है आपको? जी। 5वें चरण में 61 सीटों पर चुनाव है। आपकी प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगी किस तरीके से सपा की तैयारियां तमाम सीटों पर? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है ये 4 चरण जो पूरे हुए हैं, अब हम बहुमत को छू चुके हैं इस वक्त, और ये समझ लीजिए कि 200 के पार चल रहे हैं और 5वें चरण में हम बहुमत पार कर जाएंगे। और उसके बाद हमारा जो प्रचंड बहुमत की ओर रास्ता हमारा शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है। पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की जो हवा है, लहर है, लोगों को उम्मीद जागी है कि एक बार फिर से माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर, महंगाई को कम करेंगे, सड़कों से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में आईटी से तमाम लोगों को रोजगार देने का, सरकारी नौकरियां जो पद खाली है उन्हें भरने का, और उत्तर प्रदेश को प्रगति की ओर, खुशहाली की ओर, न कि
जाति और धर्म में बांटकर डरा के कि साइकिल से बम फूट जाएगा। ये तो बहुत ही लोगों को ये सोचना चाहिए। एक अकेले माननीय अखिलेश यादव को रोकने के लिए, उनकी हवा को रोकने के लिए, उनके प्रति जो लोगों ने एक उम्मीद जगाई है कि हम फिर से आपसे चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश की कमान संभालें, प्रदेश का भला करें, उस चीज को रोकने के लिए सरकार में आप देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर पूरी की पूरी भाजपा, आए बाएं साएं, इनकी हालत खराब है। इनकी भाषा देखिए, सरेआम मंच से सीधा धमका रहे हैं लोगों को। भारतीय जनता पार्टी का एक दक्षिण भारत में बैठा हुआ विधायक ये कह रहा है कि हजारों की तादाद में बुलडोजर मंगवाए गए हैं। जो लोग योगी जी को वोट नहीं करेंगे, ऐसे क्षेत्र को चिन्हित किया जाएगा और उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। जो शीर्ष नेतृत्व भी इसमें शामिल हो रहा है, इसे तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ही है जिसने आपको प्रचंड बहुमत से जिताकर 5 साल तक मौका दिया। आपने सिर्फ लूट और खसोट उस समय में रावण राम का नाम लेके साधु के देश में बहरूपिया बनकर सीता मैया का हरण किया था। उत्तर प्रदेश को आज उस दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता का तो जनमत का हरण होने के लिए ये लोग घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव कृष्ण रूपी अवतार में तैयार थी और वो उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, प्रदेश में जो महंगाई इस वक्त चरम पर है, भाजपा ने राष्ट्रवाद और महंगाई दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। ठीक है सत्येंद्र यादव जी, मैं लूटूंगी आपके पास एक बार फिर से। तो उसको ये दिखाया जाता है कि तुम तेल 200 रुपए खरीद लो, लेकिन देश खतरे में है। अरे कौन सा हमला हो रहा है? और प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि साइकिल से बम। अरे भैया, कम से कम कोई पीछे से कान में बोल दे कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप मत भूल जाइए कि आप भाजपा के प्रचारक नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आप बोलते हैं उसे टीवी और मीडिया चलाती है। ठीक है, चलिए अनुराग तिवारी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तकनीकी खामी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आपसे 5वें चरण के समीकरण समझना चाहूंगी, जिसमें सत्येंद्र यादव जी ने, फिलहाल आपने उनकी बातें सुनी, उन्होंने अखिलेश यादव को कृष्ण रूपी अवतार बताया है जनता के लिए 5वें चरण में और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन समझ पाएंगे कि जवाब देना चाहूँगा। अगर हम आज से 15-20 दिन पहले चुनाव की बात करते हैं, बात अलग होती है, लेकिन आज जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताऊँ कि 15 दिन पहले समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पे बहुत कड़ी टक्कर दे रही थी बीजेपी को पूरे विधानसभा चुनाव, लेकिन जैसे चुनाव ठीक है तिवारी जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपके पास तकनीकी खामी को दूर करने के बाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव है, 12 जिलों की 61 सीटों पर ये चुनाव होने हैं और इस बार ये जो 5वें चरण के चुनाव है, यहाँ पर इसी चरण में सबसे ज्यादा सीटें भी आप समझिए। और इसी बार श्री राम की जन्मभूमि और कर्मभूमि अयोध्या में भी चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि अयोध्या पर सियासी कब्जे के लिए सभी प्रमुख दलों ने अपने योद्धाओं को मैदान में जो उतारा है। दशकों से इस पर कब्जा बरकरार रखने वाली बीजेपी ने विधायक रहे वेद प्रकाश गुप्ता को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है।
समाजवादी पार्टी की बात करें तो पिछले चुनाव में असफल होने वाले तेज नारायण पांडे यानी पवन पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा ने नए प्रत्याशी रवि मौर्य को, तो कांग्रेस ने 9 साल बाद महिला प्रत्याशी रीता मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के दर्शन पूजन के बाद उत्साहित आम आदमी पार्टी ने जिले की अन्य सीटों के साथ ही यहां भी प्रत्याशी उतार दिए। और आपको बता दें कि बीजेपी और सपा प्रत्याशियों को लंबा सियासी अनुभव भी है। बीजेपी प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता जो चौथी बार चुनावी मैदान में हैं, वो 2007 के चुनाव में सपा और 2012 के चुनाव में बसपा की टिकट पर अखाड़ा में उतरे थे, लेकिन दोनों बार हार गए थे। दल बदलकर 2017 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे, चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। सपा प्रत्याशी तेज नारायण पांडे लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति की उपज हैं। पार्टी ने उन्हें 2012 के चुनाव में अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। लेकिन सपा की टिकट पर 2017 के चुनाव में वे हार गए थे और इसी के साथ फिर से सपा ने उनको इस वीआईपी सीट से चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाया है। अब देखना होगा कि अयोध्या की सीट का समीकरण क्या कहता है। और जिस तरीके से मंदिर मस्जिद विवाद के बाद यहां पर सियासत उफान पर आई और इसी को लेकर विचारों की जंग ने यहां पर भूमिका अपनी बनाई, इस बार किस तरीके के विचार पर जनता जो है वो विश्वास करेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। 5वें चरण में चुनाव होने हैं, उसके लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। तारुफ उनका एक बार फिर से आपके बात करवा देते हैं। बिरपल सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, उसी के साथ अनुराग तिवारी जी भी मौजूद हैं और सत्येंद्र यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से एनपी न्यूज पर। बिरपल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया मैं सबसे पहले समझना चाहूंगी, क्योंकि 5वें चरण का चुनाव अयोध्या और श्रावस्ती दोनों ही जो भूमि है, ये समझिए कि दोनों ही सबसे हॉट सीट है और यहीं पर चुनाव इस बार 5वें चरण में होना है। आपने बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के प्रत्याशी देखो, जैसे कि आपने बताया अभी गुप्ता जी के विषय में कि भाई वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे आ चुके, उस भी आ चुके, लेकिन अब उनको उम्मीद थी कि भाई हमें बीजेपी के पक्ष में जाना चाहिए, बीजेपी के ही टिकट से रहना चाहिए, तभी तो आपका उद्धार होगा। इसलिए बीजेपी लेकिन चाहती है कि सब आदमी का विश्वास हो, सबका विकास हो और सभी का साथ हो। इसलिए बीजेपी हर एक आदमी को लेकर चलती है। और ये जैसे कि आपने बताया कि स्थिति बीजेपी की बहुत बढ़िया है, पहले से ही, आज से नहीं पहले से ही। और बीजेपी का हर आदमी खुश है, कार्यकर्ता भी खुश है, जितने भी हमारे वोटर्स भाई हैं जो अभी 5वें चरण में चुनाव करेंगे वो भी खुश हैं और सभी बहुत अच्छी स्थिति में मतलब बीजेपी पे विश्वास के साथ में अपना वोट डालेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ऐसे हम सभी अपने वोटरों से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रदेश की खुशहाली और कानून के राज को ध्यान में रखते हुए आप, मुझे उम्मीद है सभी वोटर्स भाई अपने तन मन धन से बिल्कुल साथ अपने सहती पार्टी को वोट करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है, अनुराग तिवारी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया। सत्येंद्र यादव जी को भी आवाज नहीं मिल पा रही है, उनको एक बार जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिरपल जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। जिस तरीके से अयोध्या की अगर बात करें तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गुप्ता जी को पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर है, लेकिन इस बार सपा से जो प्रत्याशी हैं वो भी कुछ कम दावेदारी अपनी पेश नहीं कर रहे हैं। सपा के प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं और पूरी कांटे की टक्कर है इस बार। देखो मैडम, ये तो देखो, चाहे आदमी कोई शुरू में ही, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे चुनाव हो या कोई कुश्ती हो, कोई सी भी फील्ड में हो, दो आदमी लड़ते हैं, कोई नहीं ये भी मान के जा रहा अखाड़े में कि मेरी हार होगी, चाहे उसको मतलब वो चाहे हार भी रहा हो, लोग पब्लिक भी कह रही हो, लेकिन उसका मन यही कहता है यार हो सकता है मैं जीत ही जाऊं। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना। देखो, इसलिए ये तो अखाड़ा है, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन का जैसा मूड होगा, जिधर जाएगी वो उसको जिता कर मानेगी। और ये मुख्य बात ये भी है कि वहाँ का जो लोकल प्रत्याशी है उसकी अपनी कैसी छवि है, कैसी परफॉर्मेंस है, कैसा वो कार्य करता है, क्या वो पब्लिक के भलाई में काम करेगा। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन अपना वोट डालती है। और हमें तो उम्मीद है, हम तो देखो आप देख भी रहे हैं, हम जनता के विकास, जनता की सुविधा के लिए चुनाव लड़ते हैं।
कभी भी हमारे यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है कि हम मतलब गलत तरीके से कोई काम करें। बिल्कुल ओपन है और पब्लिक को खुश करने के लिए, पब्लिक को काम करने के लिए, पब्लिक को सभी सुविधा देने के तत्पर रहते हैं और इसी ध्येय को लेकर के काम करते हैं। योगी सरकार के आधा दर्जन मंत्री भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। खुद केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो है वो चुनावी मैदान में सिराथू सीट से है। वहां के भी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं देखो, उनकी केशव प्रसाद मौर्य जी की स्थिति तो पहली पे से अच्छी है, इसमें तो कोई कमेंट करने की मेरे हिसाब से तो जरूरत है नहीं। वो तो पहले से इतनी स्थिति में है, बहुत बढ़िया स्थिति में है और 100% वो तो चुनाव जीत कर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अवसरवादी, जैसे आपका स्वामी प्रसाद मौर्य, आप उसको देख लीजिए, वो जब तक उसको बीजेपी में इसको मलाई का दूध मिलता रहा और 5 साल तक देखो मलाई का दूध पीते रहे और जनता को भूल गए। लेकिन अब जब चुनाव आए, जब वो दिखाई दिया कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, जब वो कह रहे हैं मेरे को गरीब जनता याद आ रही है, अरे भाई आपको 5 साल से क्यों नहीं आई? आप जब मंत्री थे, आपको जनता के लिए काम करना था, जनता के फील्ड में जाना था, जनता को देखना था, जनता के दुख दर्द क्या है उनको समझना था। लेकिन अब जा रहे हैं वो उनकी जनता के पास, कह रहे हैं मुझे जनता का ध्यान रखना है। तो इसलिए ये तो कुछ लोग होते हैं, ऐसे भी हैं, लेकिन सब तरह के लोग होते हैं, सबको अपनी याद आ जाती है अपने परफॉर्मेंस। इसलिए जैसा हमने केशव प्रसाद जी के विषय में, केशव प्रसाद जी ने बहुत अच्छा काम करा है, ठीक है, उनको ठीक है, पता मैं है। लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। सत्येंद्र यादव जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बीरपाल सिंह जी कह रहे हैं कि अयोध्या और सिराथू सीट के बारे में उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उनके प्रत्याशी जो हैं वो पूरे रूप से वहां पर सक्रिय हैं और उन्हीं की जीत होगी। जीत का दावा तो खैर हर पार्टी करती है, लेकिन उनका ये कहना है कि बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कोई जनाधार वहां पर नहीं है। लेकिन लूट और खसोट की टकरी है। इस लूट खसोट में आपने अयोध्या में अच्छी तरह से देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान में देखा कि कैसे जमीनों की लूट खसोट हुई है। उसमें शासन प्रशासन से लेकर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व थे। जिस तरह से हमने देखा है कि गुजरात में मोदी जो है 14,000 करोड़ का फ्रॉड करके चला गया और सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसे तमाम और भी ठग हैं। विजय माल्या 9,000 करोड़ का ठगी किया, सरकार कुछ नहीं कर पाई। एबीसी का सीबीआई का 23,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, सरकार कुछ नहीं कर पाई। हमें इस बात को समझना और उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश को गुजरात में ठग जो है जिस तरह से यहाँ पर लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, इन ठगों से बचाना होगा। उत्तर प्रदेश का जिस तरह से ऐसे तमाम लोग जो एकदम चौंक लेके बैठे हुए हैं कि कैसे भी इस बार सरकार आए और ठगी शुरू करे, ऐसे ठगों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। अब हम देखते हैं तमाम सारे लोग शाम को जो वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में छोटा मोटा भारतीय जनता पार्टी और सरकार का सत्ता का संरक्षण या सहयोग लेकर बैठ जाते हैं चिल्लाने के लिए। तमाम ऐसे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, तमाम महिलाएं जिनके साथ झगड़ा हो रहा है, जिनके बलात्कार हुए, जिनको रात में जला दिया गया, ऐसे लोगों का दर्द ये बिल्कुल संवेदनहीन हो जाते हैं। 4 पैसे के चंद छोटे से लालच और फायदे में या फिर यूं कहिए कि सत्ता सरकार की कापूर्ति करने के लिए। ठीक है, मैं लूटूंगी सत्येंद्र जी आपके पास एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 5वें चरण के चुनाव होने हैं, 27 फरवरी को ये चुनाव होंगे, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। तिवारी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मैं रुख आप ही का करना चाहूंगी क्योंकि 5वें चरण के जो चुनाव हैं, सबसे ज्यादा 5वें चरण में सीटें हैं। 12 जिलों की 61 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। 61 सीटों पर समीकरण मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगर हम आज से 15 दिन पहले अगर कुछ बात करते तो स्थितियाँ दूसरी थी। अब जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं और चुनाव अपने
अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। अगर हम 15 दिन पहले देखते तो स्पष्ट ऐसा था कि बहुत एक जबरदस्त टक्कर समाजवादी पार्टी देने को तैयार थी, चाहे वो ग्राउंड पे हो, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे अपने रैलियों के माध्यम से, जन सैलाब के माध्यम से। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से शरण पर थोड़ा सा ये जो झुकाव हुआ है चुनाव का, वो बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से और अलग अलग जो विपक्ष के नेता है उनके भाषणों में और उनकी बातों में आप समझ सकते हैं। कल या परसों की बात है, टिकैत साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि अगर ये बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो इसमें जो भी हाथ होगा वो ईवीएम का होगा। तो इस जो कथन से आप ये समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। और कई बार कई प्लेटफॉर्म अखिलेश यादव भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो ईवीएम के ऊपर साफ तौर पे हमारा निशाना रहेगा। तो इसका मतलब एक बेस बनाया जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद या चुनाव में कुछ गड़बड़ी होने के बाद किस किस चीजों पे आरोप लगाया जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए सत्येंद्र जी। और दूसरी बात की मैं इन दोनों प्रवक्ताओं से रैली का टाइमिंग और वो डेट बतानी पड़ेगी जिसमें अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि मेरा निशाना मसूल रहेगी, वो आपको टाइम बताना पड़ेगा। ठीक है, वो बता रहे हैं, आप सुन लीजिए एक बार यादव जी। मेरी बात सुनिए सत्येंद्र जी। पहले तो आपने ये बोला स्पष्ट तौर पे जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो पत्रकार हैं उन पे भी आपने निशाना साधा है। मुझे नहीं पता कि आप किस बेस पे वो निशाना साध रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी के लिए जो लोग लिख रहे हैं वो आपके लोग हैं? ये बताइए, आप इस पे स्पष्ट अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात स्पष्ट ये रखूंगा कि अधिकांश, ज्यादातर, मैं आपको वीडियोस पूरा 1 घंटे की डिबेट में मैं आपको वीडियो बाकायदा अपने साथ बैठ के दिखाऊंगा कि सरकार और सत्ता की चापलूसी क्या होती है और न्यूट्रल जर्नलिज्म और न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या होता है। दोनों की परिभाषा आपको साथ बैठ के दिखा दूंगा। देखिए इस चीज की जरूरत नहीं है। ये आपके पक्ष में भी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, उनकी बात पूरी होने दीजिए सत्येंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। पक्ष में लोग बोल रहे हैं तो आपको इस तरीके से स्पष्ट तौर पे गंभीर आरोप लगाने का अधिकार आपको संविधान ने नहीं दिया है। गंभीर आरोप नहीं है, ये सत्य है। पास कोई, अरे ये सत्य है, इसका बेस नहीं है, आप बिना बेस के आरोप लगा रहे हैं। ये सत्य है, ये सत्य है। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है भाई, प्रत्येक दिन देख रहा है। सत्य है ये। तमाम जो लोग वरिष्ठ पत्रकार बन जाते हैं, मुझे बता दे कहां से उन्होंने जर्नलिज्म किया है और कितने साल किया है। मैं आपको जानना चाहूंगा कि भाई कहां से किया है। ठीक है सत्येंद्र जी, आप उनकी बात पूरी सुन ले एक बार फिर से, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं ये बिल्कुल जानना चाहूंगा कि वरिष्ठ पत्रकार जब बन जाते हैं लोग, तो वरिष्ठ पत्रकार कहां से जर्नलिज्म किया होता है, कितना उनका अनुभव होता है, कौन से हब के साथ उन्होंने काम किया होता है। जी, मैंने किया है। मेरी बात अगर आप कहेंगे तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊंगा। मैंने किया है, भारत के प्रतिष्ठित कॉलेज से मैंने जर्नलिज्म किया है, माखनलाल चतुर्वेदी से, और मैंने 3 साल तक जर्नलिज्म किया है, फील्ड में जाके जर्नलिज्म किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जो स्पष्ट तौर पे जो आप आरोप लगा रहे हैं वो आरोप मैं निंदा करता हूं। और मुझे लग रहा है कि इस तरीके के शब्द आप लोगों को चुनाव में नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जिसकी भनक आपको नहीं है अभी फिलहाल। बिल्कुल। और लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वो पहुंचा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता के नाम पर सत्ता और सरकार और बीजेपी की चापलूसी करते हैं। वो पहुंचा रहे जो राजनीतिक विश्लेषण के नाम पर जो कॉलम में बैठकर चुनाव को प्रभावित करने का पूरा कोशिश करते हैं, 100% देने का प्रयास करते हैं और उसके बाद लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं पर्चियां लेके। ठीक है सत्येंद्र चुनाव को प्रभावित कोई नहीं कर सकता है। चुनाव को प्रभावित केवल जनता कर सकती है। आप लोगों ने अगर पहले के अपने कार्यकाल में अच्छे काम किए होंगे तो जनता आपको जरूर चुनेगी। आपका चुनाव कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। वो तो समय ही बता रहा है। वो तो हमें मालूम है कि मतदान कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कितना हो रहा है। वो मुझे मालूम है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बात करना चाहूंगा बिरबल सिंह की जी भी। आप लोग भी अपने भाषणों से काफी कुछ गड़बड़ करते जा रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक मलाई खाए रहे थे। तो आप ऐसे जब भाषण देंगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? कौन सी मलाई खाने की आप बात कर रहे थे? क्या बीजेपी में उनको मलाई मिल रही थी? इस तरीके की बातें आप लोग मंचों पे ना किया करें। मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी की छवि को और आपके जो बड़े नेताएं हैं और आपकी पार्टी की छवि को खराब करेगा। इन चीजों को थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा।
लोग इसका गलत मतलब समझते हैं कि किस मलाई की आप बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी में जो मंत्री हैं वो 5 सालों तक समाज सेवा ना करके मलाई खाने की बात करते हैं? मलाई से मेरा मतलब है, मलाई से मेरा मतलब है सभी सुख सुविधाएं लेते रहे, खूब मंत्री रहे, कोई तनख्वाह ली, फैसिलिटी ली, इसका मतलब ये है। शब्दों का मेरे चयन कहने का करना मतलब ठीक रहता है, शब्दों का इसका सही मतलब चयन ये मुझे नहीं है लग वो रहा है कि गलत काम उसका कर एक सकता अलग है। प्रभाव होता है। गलत काम तो आज तक बीजेपी में किसी ने सोचा ही नहीं, ना किसी की हिम्मत थी। वो तो आपको मालूम है शब्दों का सही, कि शब्दों का हमारे चयन ठीक करना ऐसे हो जरूरी है। सकते हैं कि जिनको एक सिवाय कपड़े पहनने से और कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब वो दूसरे को कैसे गलत काम करने देंगे? इसके मतलब मेरा आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मेरा जो कहने का मतलब है वो आप बरोबर नहीं समझ रहे। अब मैं कहना चाहूंगा, अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के भी समय इनकी बात का जवाब दूंगा। देखो ये जो कह रहे थे ना, इन्होंने 2-3 काम बहुत अच्छे करे। एक तो रिवर फ्रंट घोटाला करा, चापाई में बॉलीवुड महोत्सव करवाया, मुजफ्फरनगर में कराव नरसंहार करवाया, एक उत्तर वो अपनी वो है ना संघ लोक सेवा आयोग की वहां एक यादव आयोग का बोर्ड लगवा कि जितने भी सिलेक्शन होंगे सिर्फ यादव ही होंगे, वे इंटेलिजेंट है, बाकी कोई नहीं है। तो इनकी जो ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि नहीं देख रहा है विजयपाल जी? भाई मैं बोलना नहीं दूंगा आपको, बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब पहले मेरी बात सुन लीजिए, नोट कर लीजिए आप। यदि आपको इतनी इंटेलिजेंसी है, अब मेरी बात को नोट करिए और बाद में जो कुछ बोलिए आपको बोलना बोलिए है। बोलिए आप बोलिए। क्यों ऐसी बात बोलते हैं? आप वो ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या आप? इसका मतलब आप में बिल्कुल सारी आप अपनी बात रखें बिरपाल जी, वो सुन रहे हैं। ठीक है, वो सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखें बिरपाल जी। हाँ, तो देखो मैं आपको कबाल की घटना बताऊं मुजफ्फरनगर की। यदि ये चाहते तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। एक बहन ने अपने भाइयों को बताया कि शिकायत करी कि मुझे इस तरह के लड़के परेशान करते हैं। वो सिर्फ उनको कहने तो गए थे भाई ऐसा मत करो, लेकिन उसके बाद देखो लगभग 60 लोगों को इन्होंने पिटाई करवाई, मृत्यु करवाई, 200 लोग इन्होंने थाने में अरेस्ट करवाए। और एक विशेष वर्ग के जो लोग पकड़े गए थे, तुरंत लखनऊ से फोन आया आजम खान साहब का, आजम खान का उत्तर प्रदेश के मंत्री का, कि भाई इन लोगों को छोड़ो और हिंदू को पकड़ो। हिंदू को पकड़वाए। मैं वहीं का शामली का ही हूँ और मेरे को मालूम है सारे गांव के गांव खाली हो गए थे। गांव के गांव लोग 18 साल से ऊपर का कोई आदमी गांव में नहीं था। तो इन्होंने ये काम करवाया, बाकी इन पे कोई काम है नहीं करने के लिए। चलिए ठीक है, सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में, मैं एक बार उनके पास जाना चाहूंगी। सत्येंद्र जी। हाँ ठीक है। ये पता नहीं कौन से जमाने में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्य धारा का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 चल रहा है। ये पता नहीं कौन सी बातें करते, कहां से ले आते हैं कि हिंदू को पकड़ो, मुसलमान को पकड़ो। ये हिंदू और मुसलमान तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। ये तो क्या होता है, सवेरे पूजा पाठ के साथ साथ पहली ट्विटर से बढ़ती है कि हिंदू और मुसलमान। उसके बाद इनको छोटी छोटी पर्चियां पकड़ाई जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं कि केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, वो पता नहीं मुझे प्रवक्ता है और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे भी नहीं पता है। आप अपनी बात रखिए, आप दूसरे की चिंता मत करिए। इतने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने, क्या इन्होंने किसानों को लेकर कोई काम किया या सिर्फ किसानों को मारने का, कुचलने का, हत्या करने का इन्होंने सिर्फ काम किया है? बहन और बेटियों की सुरक्षा की बात कही, सरकार पूरी तरह से उस बहन बेटियों की सुरक्षा में फेल है। रात में किस तरह से मिट्टी के तेल को जलाया गया बहन को पूरे देश में देता है। ये सिर्फ और सिर्फ कितनी राजनीति पर आ गए हैं। और रही बात अगर शब्दों की, तो आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री एक बड़ी ताकत होती है, बड़ी पोस्ट होती है, बड़ा सम्मान पद होता है, एक देश का समर्थन होता है। प्रधानमंत्री साइकिल से कम जोड़ रहे हैं। वो बच्चों की तरफ देखता है तो कई बार लाए आते वो कुएं के खिलौनों की बात करते हैं, लकड़ी के साथ के खिलौनों की बात करते हैं, खेलने की उस तरह की बात लग रही है। ये देश हंस रहा है, मीडिया को चलाना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान है। अब प्रधानमंत्री कुछ भी कहेंगे, मीडिया को चलाना भाई सीधी सी बात है। सरकार को पूरा विज्ञापन का इंडस्ट्री का संबंध होता है, तो आप क्यों नहीं चलाएंगे? देश तो उस पर भी ऐसा होगा जब अखिलेश यादव ने 450 सीटें उत्तर प्रदेश में लाने की बात कही थी। जी को यह सोच लेना चाहिए कि हम साइकिल से वह और आतंकवाद को जो सत्येंद्र जी, ये हंसी आने वाली बात है। हंसी तो देश को उस पर भी आई होगी जब अखिलेश यादव ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में 450 सीटें लेकर आएंगे। उस पर भी देश हंसा होगा। ठीक है, अब आप ये बात सुनेंगे नहीं।
ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। और अब मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट रहेगी, मैं तिवारी जी की बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहूंगी, तो आप भी सुन लीजिए जरा उन्हें। तिवारी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। इस बार जब भी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे हैं, इस बार जितने भी 4 चरण के चुनाव हुए हैं, जब भी मैदान में हम उतरते हैं तो हम जनता से जब भी जानने की कोशिश की तो एक ही बात सामने आई, जनता इस बार रोजगार और महंगाई, दो ये मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज्यादा वोट कर रही है। लेकिन रोजगार और महंगाई पर ही यहाँ पर बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं गिरती नजर आ रही है, बावजूद इसके जिस तरीके से अभी आपने कहा कि वोटिंग जो है वो बीजेपी के पक्ष में है। इसका कारण क्या समझा जाए? देखिए, इसके कई कारण हैं। अगर आप स्थिति को समझना चाहें तो थोड़ा सा आपको 2 साल पीछे जाना होगा। जो कार्य कोरोना काल में लोगों का पलायन हुआ और लोग गांव में पहुंचे, तो बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनको खाने तक के अनाज नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे। और उस समय जो सबसे बड़ा योगदान सरकार की तरफ से था वो मुफ्त राशन का था। और दूसरी बात, वो किसान सम्मान निधि के जो पैसे मिल रहे थे लोगों को, उसका बहुत सहारा इन 2 सालों में, जो कठिन मुश्किल समय थे उन सालों में लोगों को मिला है। और ये चीजें ऐसी हैं जो गांव में महिलाओं के दिमाग पर छाप छोड़ के गई है। और मुझे लगता है कि इससे महिलाओं को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाता कि सरकार और क्या कर रही है और किस चीजों में फेल है। आप इस चीजों को समझेंगे अगर आप ओपिनियन पोल भी करते हैं या आप अगर लोगों के बीच में जाते महिलाओं की राय बिल्कुल अलग होती है। महिलाएं सुरक्षा के नाम पे वोट देने को जानती हैं। महिलाएं जो उन्हें अन्न मिला है, महिलाओं को जो पैसे मिले हैं, महिलाओं को जो उनको जो पेंशन मिली है, इन चीजों पे जो माइंडसेट है, जो उनका विचार है, वो काफी क्रिस्टल क्लियर है। और इस चीज को बदलना अभी जो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल है। हाँ, युवाओं का जो भटकाव है वो बीजेपी से थोड़ा दूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। युवाओं को अपने साथ लाना बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है अभी। लेकिन घर की जो महिलाएं हैं उनको साथ पाना समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुश्किल है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके लिए बीजेपी ने पिछले 3-4 सालों में जो अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं गाँव में, उसका असर दिख रहा है। युवाओं का भटकाव है, इसमें मुझे भी कोई दो राय नहीं है। और आप अगर गाँव में भी जाएंगे, दूसरी समाज में भी अगर जाके आप पूछेंगे तो युवा जो है वो भाजपा से थोड़ा सा नाराज हैं। और वो रोजगार उसका कारण हो सकता है, उसका महंगाई कारण हो सकता है। लेकिन महिलाओं को आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पे इस चीज को देख सकते हैं कि वो एक पक्ष में वोट देने को तैयार है। ठीक है, बिरपल सिंह जी, जो युवा हैं उनका कहीं ना कहीं जो रुझान अगर देखा जाए रोजगार को लेकर, तो युवा बीजेपी से दूर कटने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका कारण आप भी समझते हैं कि रोजगार जो लगातार वायदे किए थे बीजेपी सरकार ने, इस बार भी जब घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें भी अलग अलग वायदे किए गए कि इतने रोजगार दिए जाएंगे, इतने लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। बावजूद इसके पूरा अगर करें देखें पिछले 5 साल का कार्यकाल, तो युवाओं को बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास, इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बिरपल सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। चर्चा की शुरुआत आप से करेंगे। रोजगार जो मुद्दा है उससे युवा कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। बता है 5 साल पहले जो भी सरकार का एक 5 साल का रोड मैप होता है कि भाई हमें इस प्लान के तहत ये फैसिलिटी डेवलप करनी है, इतने हमें रोजगार देने हैं, इतना हमें सड़कें बनानी है, इतना हमें किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा करनी है। तो पूरा का पूरा एक रोड मैप बनता हर साल, और वो लगभग 5 साल का उनका पूरा करते हैं वो अपनी सभी सरकारें। तो बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई तो बीजेपी योगी सरकार ने भी यही प्लान किया था अपना। लेकिन आपको मालूम ही है, सभी आपको क्या पूरा वर्ल्ड जानता है कि भाई कोरोना काल 2 साल ऐसा चला कि इसमें अच्छे से अच्छे आदमी की रोजगार छुटवा दिया, नौकरी छुट गई, और भाई क्या नाम सबके उद्योग धंधे ठप हो गए। उसके बावजूद भी आप ये देखिए, इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद, मतलब एक महामारी होने के बावजूद भी सरकार के प्रयास आप देख रहे होंगे, कितनी मांगे पूरी करी है,
कितने बच्चों को एमएसएमई डेवलप करी है, खड़ी करी है, ताकि अभी सभी हमारे रोजगार को रोजगार मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले। कितने बड़े फ्लाई ओवर हो, अपने NH-24 हो या ये जितने भी नेशनल हाईवे हो, सभी ताकि रोजगार अधिक से अधिक विकसित हो, डेवलप हो, हमारे रोजगार को रोजगार मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले और सारे सभी बच्चे खुश हो। तो लेकिन उसके बावजूद भी रह भी रही होगी, अपना पूरा प्रयास कर रही थी और कर भी रही है कि भाई सभी को खुश करेंगे, सभी को रोजगार देंगे, सभी को रोजगार कब देंगे, यही तो सवाल है ना। पिछली बार भी आपने जिक्र किया था रोजगार देने का, लेकिन मात्र बयान दिए गए और बयान भी इस तरीके के कि अगर एक बार आपको याद होगा ये बयान भी, जब ये बयान दिया गया कि अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा, अगर डिग्रियां युवाओं के पास हैं तो वो डिग्रियों को छोड़ दें और पकोड़े तलें, और ये बयान के बाद प्रदर्शन भी बहुत गंभीर हुआ था, आपको याद हो तो। भाषा का प्रयोग करें। बीजेपी के लोग बीजेपी के लोग ऐसे नहीं, बीजेपी की एक विचारधारा है कि सभी लोगों का विकास हो, सभी का विश्वास हो। ठीक है सत्येंद्र जी, आपको याद होगा शायद युवाओं को पकोड़े तलने की नसीहत दी गई थी, लेकिन ये तो मना कर रहे हैं, बिरपाल सिंह जी तो पूरे तरीके से मना कर रहे हैं कि हमारी तो ऐसी भाषा हो ही नहीं सकती है। बिरपाल जी मना कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इस चुनाव में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अगर ऐसा है तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री एक अकेले अखिलेश यादव जी को घेरने के लिए उनकी भाषाएं देखिए और देखिए किस स्तर पर उनको जाना पड़ रहा है। लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हकीकत ये है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के साथ बाकायदा सुनियोजित ढंग से जालसाजी हो रही है, प्रदेश के साथ फरे हो रहा है, प्रदेश के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। ये टीवी पर कितनी टुकड़ी बातें जब बोलते हैं तभी तो जाके भाजपा के नेता मंच पे जाके जनता इनकी खुदाई करती है, क्योंकि जनता परेशान है। जिस कोरोना को ये बता रहे हैं बहुत बेहतर व्यवस्था हुई, दुनिया ने इनको बहुत तारीफ की, कितनी बड़ी झूठ है, बेशर्मी की बात है, लज्जा आनी चाहिए। भारी तादाद में ये वही कोरोना था जिसमें रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई, ये वही कोरोना काल था जिसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले। जब किसी परिवार में एक व्यक्ति प्राण त्यागता है, 2 व्यक्ति प्राण त्यागते हैं, 3 व्यक्ति प्राण त्यागते हैं, कई ऐसे परिवार हैं जहाँ सिर्फ एक बच्चा रह गया, 2 बच्चे रह गए। अब एक शर्म करो, इस संवेदनहीन और इस तमाम दुनिया भर के नाटकों को रखी आप क्या कर सकते हैं? सत्ता हासिल के लिए मत करिए। उत्तर प्रदेश में सच्चाई बोलिए। ये चुनाव चल रहा है, जनता को बरगला सकते हैं, लेकिन जिनके घरों में जो लोग मरे हैं, जिनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली, इस सरकार ने कफन और लकड़ी और अगरबत्ती तक का घोटाला किया, पैसा खा गए। लोगों को मजबूरन गंगा में बहाना पड़ा, ऊपर से गूगल ने फोटो खींची। आप बताइए, टीवी पर कितनी टुकड़ी बातें करके बड़ी संख्या में लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से, दवाई की कमी से, और लोग आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी से, और टीवी पर शाम को बोल के चले जाते हैं। ये गाड़ी में बैठे, ये इस विवेक के खत्म रोजगार की बात हो रही थी, आप कोरोना पर चले गए। ठीक है, आपकी बात मैंने कोरोना पर भी सुन ली, लेकिन रोजगार की बात हो रही थी। आप जरा बताएं सत्येंद्र यादव जी, आप जरा बताएं 2012 में जब सरकार थी तो कितनी नौकरियां दी थी समाजवादी पार्टी ने? कितनी नौकरियां दी थी अपनी सरकार में समाजवादी पार्टी ने, जरा बता दें। आप सुनिए, जितनी भी भर्तियां हमारे यहाँ हुई, चाहे पुलिस की हो, हर जगह अगर हमने एक बड़ा एक्सप्रेस वे लेके आए, हमने सिर्फ नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, हमने किसानों से लेकर मंडियों से लेकर हर स्तर पर लोगों को जोड़ा। आप देखिए, अगर 100 नंबर की व्यवस्था लेके आए, बड़ी तादाद में पुलिस को भर्ती के बाद बाकायदा जगह निकाल के उनको जगह दी, फर्जी भर्ती नहीं की, नोटिफिकेशन लगा जारी करके और नोटिफिकेशन को रीड करके, और जो लोगों ने 1,000 रुपए फार्म में जमा किया, कितनी दी थी? आप जरा आंकड़ा बताएं, आपके पास हो तो। मेट्रो चलाया, मेट्रो में रोजगार दिया, हमने जितना भी काम किया, कोई भी काम ऐसा नहीं किया जैसे भाजपा फर्जी काम करती है। ठीक है, 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई थी सपा की सरकार में। मैं आपको बता देती हूँ तिवारी जी, आपके पास मैं अब आना चाहूंगी।
2.5 लाख नौकरियां दी गई थी सपा की सरकार में, और ये जो नौकरियां थी 5 साल में, अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 3 साल में इससे ज्यादा नौकरियां जो है वो बीजेपी की सरकार ने दी थी, आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो। क्योंकि ये आंकड़े ही बताते हैं कि जो आपने 5 साल में नौकरियां दी उससे ज्यादा तो 3 साल में बीजेपी की सरकार दे चुकी है। हालांकि मैं पक्ष किसी भी सरकार का नहीं कर रही हूं, रोजगार में अभी भी बहुत कमी है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं आंकड़ों की अगर तुलना की जाए तो बीजेपी ने नौकरियां दी, तो अब समाजवादी पार्टी को कैसे जनता विश्वास करेगी। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास सत्येंद्र यादव जी, तिवारी जी। बताने लगे और 2 करोड़ से 1 करोड़ की 50 लाख की 10 लाख की रोजगार नहीं दे पाए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। अगर आप बोलेंगे भी तो आपसे बोलने मैंने तो आपसे आंकड़े पूछे, आप आंकड़े नहीं बता पाए, तो मैं आपको बता रही हूँ 2.5 लाख नौकरियां दी थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 साल में। ठीक है तिवारी जी। जी, आपने जिस तरीके से जो आंकड़े बताए हैं, मुझे लगता है कि उन आंकड़ों को ऑडिट करने पे कुछ और चीजें हमें बड़ी दिलचस्प मिलेगी। उसमें आपको एक जाति का जो वर्चस्व है वो भी काफी मिलेगा। मुझे लगता है कि उस चीज पे भी बात करना जरूरी है, क्योंकि आप रोजगार दे रहे हैं, आपने 20 लाख रोजगार दिया, लेकिन जब तक आपने सबके साथ न्याय नहीं किया तो उस रोजगार का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि जो 2-2.5 लाख रोजगार का आपका डेटा है उसको भी आप एक बार ऑडिट करा के देखिए। उसमें आप फिल्टर लगाएंगे तो आपको एक जाति के जो लोग दिखेंगे वो कमाल का डेटा रहेगा। वो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इस रोजगार का असल मायने में क्या मतलब है, ये रोजगार दिया गया है या घर के लोगों को रोजगार दिया गया है। इन दोनों चीजों में फर्क है। अगर आप दूसरी सरकारों में भी देखें, अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार तमाम तरीके के रोजगार की बात कर रही है, लेकिन वहां पे भी रोजगार देखा जाए तो ऐसे घोटाले उस रोजगार में हो रहे हैं जिसकी बात करना और जिसके बारे में सोचना। मैं आ रही हूँ सत्येंद्र जी, लौटूंगे मैं आपके पास, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, बीच में बार बार मत बोलिए। मैंने ऐसा, जनता का समय बहुत कीमती है, बीच में बार बार मत बोलिए, और समय की कमी मेरे पास भी है। मैं लौटूंगी आपके पास तिवारी जी। मैं सर्टिफिकेट देने वाला बिल्कुल, मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे चीजें बता रहा हूँ सर। इनको क्यों बुलवा रहे हैं? इनको अपना काम करते थे, क्या बोल रहे हैं आप लोगों? मैं आप अगर मेरी पुरानी डिबेट देखेंगे, मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में यही नहीं होना चाहिए, इसी को न्याय कहते हैं। इस संतुलन को बनाए रखने की बहुत जरूरत है। न्याय तो समाजवादी पार्टी ने अपने सत्ता में जो 5 साल आपका नेता कह रहा है ना, अरे तिवारी जी आपका नेता कह रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं कह रहा है, ये माननीय अखिलेश यादव का जो विजनरी काम हुआ है। ऐसा कोई क्या काम बता दीजिए अखिलेश जी। आप इधर उधर से डाटे क्यों मांग रहे हैं? खुद तो आप एक डाटा नहीं बता पाते हैं सत्येंद्र यादव जी। जरा आपके पास नेट होगा, निकाल कर देख लीजिए, सारे डाटा आपको मिल जाएंगे, सारा डेटा मिल जाएगा आपको। ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। ठीक है सत्येंद्र यादव जी, समय की कमी है। तिवारी जी आप अपनी बात पूरी करें जल्दी से। योजना बता रहे थे आप, भाजपा की जन कल्याणकारी योजना गिना रहे थे, समाजवादी पार्टी की 4 योजना बता दीजिए जो बेहतर। अब सुन लीजिए सत्येंद्र यादव जी, आप लोगों की जन कल्याणकारी योजना में सबसे बड़ी जो जन कल्याणकारी योजना थी वो ये थी कि गुंडों को और जो आतंकवादी किस्म के लोग हैं उनका समर्थन करना। और आप लोगों पता चल गया कि आप चापलूसी कर रहे हैं, और चापलूसी करके थोड़ी बहुत लोकप्रियता और सोच रहे कहीं से कुछ मिल जाएगा, बाद में पर्ची लेके दरवाजे पे। ठीक है, चलिए ठीक है, तू तो मैं से बाहर निकलते हैं, समय की कमी मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन रोजगार का मुद्दा इस बार भी अहम रहने वाला है, क्योंकि पिछले 4 चरणों में रोजगार देखने को मिला मुद्दा, और 5वें चरण में और 6ठे 7वें चरण में भी रोजगार का मुद्दा काफी अहम रहने वाला है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने 5 साल में जितनी नौकरियां दी है, बीजेपी सरकार ने 3 साल में उतनी नौकरियां दी है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं रोजगार का डाटा, चाहे कोरोना की वजह से हो या फिर किसी भी वजह से, रोजगार जो है वो वहां पर थमा है। लेकिन जनता अब रोजगार चाहती है, युवा इसी वजह से बीजेपी और सपा दोनों से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। बाकी जो तमाम समीकरण होंगे वो 10 मार्च को साफ हो जाएगी स्थिति कि किस पर जनता ने विश्वास जताया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।